तो लास्ट क्लास में हमने देखा था मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज करके रिकॉइल स्पीड कैसे क्या होता है, ये सब ठीक है। हाँ सर। इसी में आगे बढ़ते हैं। आज सीखेंगे इम्पल्स। नाम सुने हो इम्पल्स का? सर ऐसा सुना हुआ लग रहा है पर पता नहीं। सुना हुआ लग रहा है मतलब पता नहीं, ऐसा? हाँ वैसा ही। क्या मतलब हुआ? न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यही होता है। हाँ सर। अच्छा। तो एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी, है ना। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दोगे तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी का इंटीग्रल, ऐसा कुछ। ये जो टर्म है एफ डी टी, इसको इम्पल्स कहते हैं। और इसको चेंज इन मोमेंटम कहते हैं। सो impulse of a force is equal to change in momentum। इस कॉमन सेंस को इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं। जैसे हम लोग किसी फुटबॉल को किक किया तो क्या होता है, एक फोर्स थोड़ी देर के लिए लगाया, जितनी देर तक हमारा शू और फुटबॉल कांटेक्ट में था, यस सर। है ना। लेकिन फुटबॉल को मोमेंटम मिल गया, वो आगे चला गया। हाँ। तो हमने फुटबॉल को क्या किया, हमने फुटबॉल पर फोर्स नहीं लगाया। मतलब फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स लगाते तो एक्सेलरेशन होता ना। फोर्स यस। थोड़े टाइम के लिए लगाया तो उसी को इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। यस सर। तो पहले इतना कॉपी कर लो, यस सर। फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। 2 मिनट के अंदर। हो गया? यस नो सर। सर।
हाँ सर, हो गया। हो गया। यस सर। अब देखो, अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो इम्पल्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, यस सर। है ना? तो पहली चीज ये कि इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरी चीज, चलो ठीक है, तो पहले एक बार ये क्वेश्चन करके देखो, सिंपल सा। सर मैं रिजॉइन करूँ सर, मेरा नेट इशू बहुत हो रहा है। ठीक है, कर लो। हाँ सर। बोलो, आया आंसर? सर 250। वेरी गुड। तो देखो, एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? सर इस केस में 0.05 है, 0। 50 ग्राम और 1 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ सर, केजी में कन्वर्ट करना। 50 ग्राम को कर देंगे 50 अपॉन 1000, यस सर। और 10 किलोमीटर पर सेकेंड को 10 इंटू 1000 कर देंगे, है ना? 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। हाँ तो ये हो गया 500 केजी मीटर सेकेंड, 500 केजी मीटर पर सेकेंड। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बुलेट। यस सर। अच्छा, नाउ forces rate of change in momentum। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम में ये हो जाएगा 500 इंटू नंबर ऑफ बुलेट स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। तो बुलेट कितना, 20 बुलेट 4 सेकेंड में। हाँ सर। तो पर सेकेंड 5 बुलेट हो गया। तो ये हो गया 2500 न्यूटन। 250 कहां से आ गया था? अच्छा, ये 1 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है? अच्छा, 1 वन है। है। सर मैंने 1। मैं इसको 10 लिख दिया इसके लिए। तो ये 500, और वो 50 हो जाएगा फिर। ये 50 हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, तो ये 250 हो जाएगा। आया समझ में? हाँ आगे बढ़े सर एक सेकंड। जल्दी।
हो गया? सर नियरली सर, बस एक सेकंड। चलो, ये एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको कोशिश करो जल्दी।
आया आंसर? बोलो। बोलो जल्दी। बोलेगा भाई कोई? हाँ ना, हुआ नहीं हुआ, कुछ तो बताओ। चलो चलो, ये वेलोसिटी मान लो हो गई v, नहीं पता मुझे कितनी है। हाँ सर। तो बॉल जब यहाँ स्ट्राइक लगा करेगा तो ये फ्लोर बॉल पर फोर्स इधर लगाएगा, हाँ ये इम्पल्सिव नॉर्मल इधर ही लगेगा ना, जितनी देर भी रहेगा। तो x के लॉन्ग तो कोई इम्पल्स नहीं लग रहा है ना? सो हाँ इम्पल्स सर। लॉन्ग x, इम्पल्स को j से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 है ना? मतलब मोमेंटम अलोंग x कांस्टेंट रहेगा, रहेगा। यस। तो ये 53, तो ये 53, तो ये हो जाएगा 5 cos 53 डिग्री। यस सर, तो 3। तो m इंटू cos 53 डिग्री इंटू 5, ऐसा कुछ, दिस इज इक्वल टू ये 37, तो यहाँ पर v cos 37 यस सर। इज इक्वल टू m इंटू v इंटू cos 37 होगा। सो 5 इंटू 3/5 इज इक्वल टू v इंटू 4/5। हाँ सर। तो v की वैल्यू मिल गई 15/4 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। अब इम्पल्स एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर, तो इम्पल्स अलोंग y इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अलोंग y, मतलब फाइनल मोमेंटम अलोंग y माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग y होगा। तो हाँ फाइनल सर। क्या होगा, m इंटू v इंटू साइन 37 डिग्री माइनस ऑफ m इंटू v इंटू साइन 53 डिग्री m इंटू u, हाँ सर। होगा ऐसा।
सो m कॉमन, सर वो दूसरे वाले में ब्रैकेट के अंदर माइनस इसलिए डालना है क्योंकि वो y के उस साइड पे लेफ्ट पे। sin 37 3/5 माइनस माइनस प्लस u है 5 sin 53 4/5, ऐसा कुछ। मास दिया है कितना है? 1 kg. 1 kg। तो ये हो गया 1, 5 3 जा 15, so 9/4 plus 4, that is 20, कितना होगा? 6.25. 5 न्यूटन सेकेंड, ऐसा कुछ इम्पल्स से लॉन्ग वाई हो जाएगा। इम्पल्स ही पूछा है ना, इम्पल्स एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर। आया समझ में? Yes, sir. जल्दी कॉपी करो। सर वो ब्रैकेट के अंदर माइनस क्यों लिया हुआ है mu sin 53 में? इनिशियल मोमेंटम किधर है? नेगेटिव वाई में। टकराने से पहले मोमेंटम किधर था? एक्स वाला राइट में और वाई वाला नीचे। हाँ सर। टकराने के बाद एक्स वाला राइट में, वाई वाला ऊपर। तो ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव। या ओके सर, ओके। नेगेटिव, फाइनल वाला पॉजिटिव। हो गया, आगे बढ़ूं? बोलो। 1 minute, sir.
हो गया। इस इम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग फोर्स को दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। एक जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसको बोलते हैं नॉन इम्पल्सिव फोर्स। जिसका फंडामेंटल है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक दूसरे टाइप का फोर्स होता है जिसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। है दोनों फोर्स ही, फंडामेंटली कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और कोई क्लियर कट बाउंड्री भी नहीं है कि किस फोर्स को इम्पल्सिव बोलेंगे और किस फोर्स को नॉन इम्पल्सिव बोलेंगे। ऐसा कोई क्लियर कट डिमार्केशन भी नहीं है। बट इन जनरल जो फोर्स छोटे से टाइम इंटरवल के लिए किसी सिस्टम पर एक्ट करता है और उसके मोमेंटम में सडन चेंज लाता है उसको इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। और अदरवाइज जो कॉन्स्टेंटली एक्ट करता रहता है सिग्निफिकेंट टाइम तक उसको नॉन इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। क्लियर है? तो इम्पल्सिव फोर्स में हम लोग हमेशा F इज इक्वल टू ma यूज करते हैं नॉन इम्पल्सिव फोर्स में। और इम्पल्सिव फोर्स में हमारे पास टूल होता है, ये भी वही है, नया कुछ नहीं है, बट इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। दैट इज इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसको हम लोग यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे जैसे मैंने कहा इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव फोर्स के बीच कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है, ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स हैं, इसीलिए कुछ फंडामेंटल चीजें समझ लीजिए। कोई भी फोर्स जो रिलेटिवली ज्यादा मैग्नीट्यूड का हो और शॉर्ट टाइम के लिए लगे, इसको हम लोग इम्पल्सिव फोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर है? यस सर, ज्यादा मैग्नीट्यूड और कम टाइम। कम टाइम, इसको हम लोग इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। और वो ज्यादा मतलब कितना ज्यादा, कम मतलब कितना कम, इसका कोई क्लियर कट बाउंड्री होता नहीं है। आई बात समझ में? हाँ सर। लेकिन कुछ फोर्स हैं जो नॉन इम्पल्सिव ही होंगे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हमेशा लगता रहता है 24/7 ना। हाँ सर। तो ये तो इम्पल्सिव नहीं होगा, ये पक्का है। समझ रहे हो? यस सर। हाँ सर। बाकी नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, ये सब केस डिपेंडेंट है, मतलब इम्पल्सिव हो भी सकता है, इम्पल्सिव नहीं भी हो सकता है, बोथ। बोथ इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव। जैसे नॉर्मल रिएक्शन अभी तक नॉन इम्पल्सिव देख रहे थे, बट इससे पीछे वाले जस्ट क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी देर तक इसमें लगा था, जब तक कांटेक्ट में था तो वहां पर इम्पल्सिव था, है ना? तो वही लिखा हुआ है कि नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, फ्रिक्शन, ये सब केस डिपेंडेंट है, मतलब इम्पल्सिव हो भी सकता है, इम्पल्सिव नहीं भी हो सकता है। ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इक्विलिब्रियम में फोर्स बैलेंस करते हैं ना, तो इम्पल्सिव फोर्स हमेशा दूसरे इम्पल्सिव फोर्स से ही बैलेंस होगा। इम्पल्सिव फोर्स को कभी भी नॉन इम्पल्सिव फोर्स से बैलेंस नहीं करेंगे। ठीक है? तो ये इम्पल्सिव फोर्स को लेकर कुछ काम की बातें हैं जिसको कि आप लोग कॉपी कर लो। यूज कैसे करते हैं एक एक करके अभी हम लोग देखेंगे। सर अप टू डाउन पूरा पैराग्राफ लिखना है? हाँ, पूरा पैराग्राफ लिखना है।
इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं देखेंगे, बट ये पैराग्राफ आप कॉपी कर लीजिए।
Sir, done. Sir, again, last point. Wait, sir, not done. Done, sir. हो गया? हो गया, बोलो। Yes, sir. तो इम्पल्सिव नॉर्मल, इसका तो एक प्रॉब्लम आपने किया। हाँ सर, इम्पल्सिव नॉर्मल का अब इम्पल्सिव टेंशन, इम्पल्सिव फ्रिक्शन, ये सब के एग्जांपल लेके करके देखते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देखो, टेंशन इन स्ट्रिंग वाला। ये इम्पल्सिव टेंशन से रिलेटेड है। सॉल्व कर लोगे आप बिना नाम जाने हुए भी। कोशिश करो, 5 मिनट कोशिश करो, फिर मैं समझाता भी हूँ। बट एक बार खुद कोशिश कर लिए रहोगे तो मेरा समझाना आसान रहेगा।
बोलो, सोचा कुछ? बोलो, बोल तो सही, कुछ तुम लोग बोलता ही नहीं है, जब है नहीं कोई बात नहीं, नहीं सॉल्व होगा जरूरी नहीं है, बट सोचा कुछ मैं पूछ रहा हूँ। इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो और इसका नाम सी रख दो, ठीक है? हाँ सर। तो ये ए और ये बी, ऐसे सोचो, ए बी पर इम्पल्स इधर लगाएगा और ए बी पर उतना ही इम्पल्स इधर लगाएगा, है ना? सर ऊपर तो बी लगाएगा ना? हाँ, बी ए पर और ए बी पर आपस में इम्पल्स इतना लगाएगा। हाँ यस सर। सर। स्ट्रिंग के टेंशन का इम्पल्स इधर रहेगा। यस सर। सी वाले में क्या रहेगा? केवल स्ट्रिंग के टेंशन का इम्पल्स रहेगा। हाँ सर। ये अगर वी, और सर जब ये ए का इम्पल्स बी पे जाएगा तभी सी पे भी इम्पल्स वही पड़ेगा ना, ऊपर की तरफ। सी तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो सी पर जो भी इम्पल्स लगाएगा वो टेंशन लगाएगा, हाँ सर। है ना? बी पर कौन कौन इम्पल्स लगाएगा? चलो को एक काम करते हैं, मैं ए और बी का भी अलग अलग कर देता हूँ, रुक जाओ। ये है सी की कहानी, ठीक है? यस सर। बी की कहानी देखो, बी पर टेंशन का इम्पल्स ऊपर लगेगा हाँ सर। और बी पर ए बी का इम्पल्स नीचे की ओर लगेगा। यस सर। ए की कहानी देखो, ए पर केवल ए बी का इम्पल्स ऊपर लगेगा। ये इम्पल्स की कहानी होगी। यस सर। अब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाओ, देखो ध्यान से। ए के लिए लगाएंगे तो क्या होगा? मान लो फाइनली इसकी स्पीड u नीचे हो गई और इसकी स्पीड u ऊपर हो गई, मुझे यही u ढूंढना है। यस हाँ सर। तो ए के लिए इक्वेशन लिखेंगे, ये सबसे आसान, रुको पहले सी के लिए लिखते हैं। सी का अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 था और फाइनली u हो गया। हाँ। तो सी के लिए जे टी इज इक्वल टू एम यू लिखेंगे। यस सर, एमयू लिख सकते। बी के लिए देखो, बी का u वेलोसिटी नीचे है, तो जे ए बी माइनस जे टी इज इक्वल टू एम यू लिखेंगे। हाँ सर। ये किसके लिए? ये बी के लिए लिखा, तो ये सी के लिए लिखा, ये बी के लिए लिखा। अब ए के लिए क्या लिखेंगे? जे बी प्लस जे टी इक्वल टू एमयू। तो इसमें जे ए बी ऊपर लग रहा है, मतलब नीचे की ओर माइनस जे ए बी लग रहा है, हाँ सर। हाँ। और नीचे की ओर फाइनल स्पीड u और इनिशियल v, एम बी। ऐसा होगा। हाँ सर। इन तीनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 2 एंड 3, तीनों को ऐड कर दिया तो जे टी सब कैंसिल होगा। तो 0 इज इक्वल टू 3mu माइनस एम वी, सो u इज v/3 आंसर। चमका कुछ? यस सर, पूरा इक्वेट कर देना साथ में बस। जल्दी करो, ऐसे 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा अभी।
हो गया, आगे बढ़े। लिख लिया सबने? ओ भाई साहब, आगे बढ़ूं? लिख लिया सबने? Yes, sir. जब यार तुम लोग, नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन करो। पिछले वाले से सिंपल है, बट इसमें वो इम्पल्स की वैल्यू भी निकालनी है, तो सीखने के लिए ये ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। इसको करो। थर्ड या फोर्थ कौन सा होगा ये? Fourth. उसको करो। सर ये क्वेश्चन में तो मतलब BCD मिल जाएगा अगर हम लोग वो मेथड से करेंगे जो हमने पहले किया था। हाँ, सब मिल जाएगा, ABCD सब मिल जाएगा। फास्ट करो।
हुआ कुछ, बोलो जल्दी। बोलेगा भाई? ए पर टेंशन का इम्पल्स इधर लगेगा, लगेगा। हाँ सर। सो जे टी इज एम इंटू वी, एक इक्वेशन। बी पर जे ए बी इधर लगेगा और टेंशन का इम्पल्स इधर लगेगा, तो इसको लिखेंगे जे ए बी। सर बी सी लगेगा ना, सी भी लगेगा ना उस साइड तो, हाँ राइट साइड बी पे। सी वही, हाँ ए बी नहीं बी सी, सी नाम है उसका, तो बी सी कर दो। तो बी और सी के बीच का इम्पल्स इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा, तो लिखेंगे जे बी सी माइनस जे ऑफ टेंशन, दिस इज इक्वल टू एम इंटू वी। सी पर जे बी सी इधर लगेगा, तो लेफ्ट साइड जे बी सी लग रहा है, मतलब राइट साइड माइनस जे बी सी लग रहा है, तो माइनस जे बी सी इज इक्वल टू मास m, राइट साइड फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u। ये तीनों इक्वेशन मिल गया, तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड कर दोगे तो 0 इज इक्वल टू 1 2 3 3mv माइनस mu, तो v इज u बाई 3। ये हो गया ए का आंसर, है ना? बोलना भाई। हाँ सर। अब टेंशन का इम्पल्स पूछा है, तो टेंशन का इम्पल्स के लिए फर्स्ट इक्वेशन में जे टी इज एम इंटू वी, वी यहां से पुट कर दो, दैट इज m इंटू यू बाई 3। सेकेंड का आंसर हो गया। थर्ड, इम्पल्स ऑन सी ड्यू टू नॉर्मल फोर्स ऑफ कोलिजन, मतलब जे ए बी बी सी, तो जे बी सी पूछा है, जे बी सी क्या होगा, जे टी प्लस एम वी। हाँ सर, JT प्लस एल। दैट इज एम यू बाई 3 प्लस एम यू बाई 3, दैट इज 2mu बाई 3। आया समझ में? इम्पल्स ऑन बी ड्यू टू नॉर्मल सेम होगा, सी और डी का आंसर सेम होगा। चमका कुछ? हाँ सर, दोनों एकदम वही पे पोजीशन पे है ना, इसलिए अपोजिट है एक दूसरे के। सर बस नेगेटिव आ जाएगा ना, साइन नेगेटिव आएगा ना एक जगह पे। क्या? सर जो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा वो शायद से नेगेटिव साइन के साथ आएगा ना। हाँ, एक का इम्पल्स राइट लगेगा, दूसरे का लेफ्ट लगेगा, तो मैग्नीट्यूड पूछा है तो साइन से मतलब नहीं है। ठीक है सर। आया समझ में? हाँ। हाँ सर। पक्का? आगे बढ़ूं? सर एक सेकंड।
हो गया? हाँ सर हो गया। इम्पल्स के बाद कुछ स्प्रिंग मास सिस्टम देखते हैं, प्रॉब्लम टाइप। एक ऐसा समझा, सपोज जनरल बोल रहे हैं, मोनम तो ठीक रहेगा। सपोज ये दो ब्लॉक है, ठीक है, इसमें ये M2M दिया हुआ है, इसको हटा दो। जैसे ही M1 M2 लिख दो। ये कोई ब्लॉक है, इसका मास है मान लो M1 और इसका मास है M2। इसको वेलोसिटी V0 दिया और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K और स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पर है। तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा, हाँ सर। है ना? तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा और शुरू में एक्सटेंशन होता जाएगा, फिर मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, फिर दोनों साथ साथ कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे। यही कहानी होगी, है ना? So question is find maximum extension in the spring if block A is imparted a velocity V0 as shown in figure. सर इसमें तो जो प्लेन रहेगा नीचे हॉरिजॉन्टल वो रफ होना चाहिए ना, वरना तो बी उसके साथ साथ ही चला जाएगा, क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर का कुछ भी वैल्यू के लिए वो हाँ जाएगा हेल्पफुल ही, रहेगा। साथ साथ जाएगा ही, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, बट बीच में स्प्रिंग भी तो एक्सटेंड होगा। सर लेकिन अगर थोड़ा सा भी एक्सटेंड होगा और फ्रिक्शन जरा भी नहीं होगा तो वो अपने आप आगे चला ही जाएगा ना, मतलब एक्सटेंशन तो नेग्लिजिबल ही हो गया। बेवकूफ, जब B का वेलोसिटी और A का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा तब एक्सटेंशन होना बंद हो जाएगा। हाँ सर। तो B के केवल चलने से थोड़े ना होगा, B की वेलोसिटी क्या A के बराबर हुई? जब सर B की इम्पल्स के मूवमेंट वेलोसिटी पे तो नहीं होगी। हाँ A के बराबर हो जाएगी, तभी जाके उस मोमेंट पर स्प्रिंग का एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा। ठीक है, पहले लिख लो इसको, मैं ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन कॉपी कर लो, मैं करता हूँ, आपको बताता हूँ।
लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? ओ भाई साहब, क्वेश्चन लिख लिया सबने? हाँ सर मैंने लिख दिया। तो देखो अब, इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है यस क्योंकि दोनों स्प्रिंग पर इक्वल अपोजिट स्प्रिंग टेंशन लगेगा, दोनों ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? तो m1v1 प्लस m2 इंटू 0 इस केस में अपॉन m1 प्लस m2। यही कहानी है ना? तो m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। v1 को v नॉट लिखा है, और क्या, लो v नॉट लिख देता हूँ। इसको v नॉट कर दो, इसमें क्या होगा? ऐसा बोलो। हाँ सर। At the moment of maximum extension, V1 और V2 दोनों इक्वल हो जाएगा, और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज कर नहीं सकता, मतलब दोनों की वैल्यू VCOM के बराबर ही होगी, है ना? तो ये जैसे ही हो गया, अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या है? तो हाफ m1 v0 स्क्वायर। फाइनल एनर्जी क्या है? तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन x, तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m1 प्लस m2 इंटू VCOM का स्क्वायर, ऐसा होगा? बोलो। यस सर। सर यहाँ पे एफ नेट 0 कैसे हुआ? वो वेलोसिटी थोड़ा तो फोर्स लगाएगा ना जब भी उस पे रखेगा तभी। उफ, उफ। ये एक ब्लॉक है, ये एक दूसरा ब्लॉक है। स्प्रिंग जितना फोर्स इस पर इधर लगाएगा, उतना ही फोर्स स्प्रिंग इस पर इधर लगाएगा। हाँ तो सर। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मिला के हमेशा नेट फोर्स 0 रहेगा इस पर। यस सर। तो इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0 रहेगा, ठीक है? तो m1 v0 स्क्वायर इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर v0 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा बचेगा। इसको इधर ले जाओ, तो m1 v0 स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज इक्वल टू kx स्क्वायर। तो m1 v0 स्क्वायर ये हो गया m2 अपॉन m1 प्लस m2,
दिस इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो गई, v नॉट इंटू अंडर रूट m1 m2 अपॉन k m1 प्लस m2। आया समझ में? यही मैक्सिमम एक्सटेंशन का आंसर हुआ। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। जल्दी लिखो, फिर इसका शॉर्टकट बताता हूँ। एक शॉर्टकट सिखाता हूँ, उससे ये सब डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। हो गया? नो सर।
लिख लिया? लिख लिया सबने? गधे हो तुम लोग। कुछ शॉर्टकट समझो। का भरोसा भी नहीं है, तुम लोग क्या समझोगे। सपोज ये एक स्प्रिंग है और ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मास m है, इसको वेलोसिटी v दिया या v नॉट दिया, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा इस केस में? ये बताओ। सर जब हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम स्क्वायर हो जाएगा ना, तभी तक मैक्सिमम एक्सटेंशन है। हाँ, कितना आएगा? एक मिनट सर सॉल्व कर लेते हैं। सर वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय रूट एम बाय के, यही होगा। अब हाँ सर। इस रिजल्ट को ध्यान से देखो तो ये भी यही है, फर्क सिर्फ इतना है कि m की जगह ये है। इसको कहते हैं रिड्यूस्ड मास। तो टू ब्लॉक सिस्टम में म्यू इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला एक शॉर्टकट बता देता हूं कि मैक्सिमम एक्सटेंशन हो या फिर मैक्सिमम कंप्रेशन हो, मतलब वेलोसिटी अगर लेफ्ट की ओर देंगे तो कंप्रेशन होगा उस केस में, है ना? समझ रहा है? अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी राइट के बदले लेफ्ट में देते तो स्प्रिंग में कंप्रेशन होता ना। हाँ सर। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन हो या मैक्सिमम कंप्रेशन हो, ये हमेशा v रिलेटिव अंडर रूट रिड्यूस्ड मास म्यू अपॉन के होता है। ये एक फंडामेंटल फॉर्मूला याद रख लोगे अगर, तो क्या है, इस तरह के कितने भी लेंदी क्वेश्चन आ जाएंगे सब तुम आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए ये एक कॉन्सेप्ट है रिड्यूस्ड मास का, इसको स्टार मार्क करके रख लो। कैसे होगा देखो, फटाफट मैं बताता हूँ तुम्हें 2-4 एग्जाम्पल के साथ। जैसे अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया, एक तो यही, इसमें क्या था, ये m1 था और ये हाँ m2 सर, और था। आगे वाला M2 इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे तो x मैक्सिमम ये रेस्ट पर है, ये v नॉट है, तो v रिलेटिव v नॉट हो गया अंडर रूट म्यू विच इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई k। ये आंसर हो गया। दूसरा, यही मान लो ऐसा रहता, समझना ध्यान से कि ऐसे समझ लो, इसका मास m1, इसका मास m2, इसको वेलोसिटी दिया v1 इधर, और मान लो इसको वेलोसिटी दिया v2 इधर। तो अब x मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एक तो सॉल्व करेंगे लंबे मेथड से, अदरवाइज v रिलेटिव दैट इज v1 प्लस v2 हो जाएगा। हाँ सर। और रूट के अंदर वही हो गया m1 m2
अपॉन के टाइम्स m1 प्लस m2। समझ रहे हो? यही अगर मान लो ऐसा हो गया, m1 m2, इसको वेलोसिटी v1 इधर, इसको वेलोसिटी v2 इधर। अब v1 v2 से ज्यादा है तो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, और v1 v2 से कम है तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। यही होगा। तो v1 माइनस v2 रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट m1 m2 अपॉन के m1 प्लस m2। समझ रहे हो इस बात को? तो दोनों ब्लॉक की हाँ सर। वेलोसिटी किधर भी करे, ये अगर थंब रूल हमें रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट म्यू का पता है तो हमारा काम चलेगा। इस तरह के क्वेश्चन का ये एक शॉर्टकट हो गया। अदरवाइज ये सारे इंडिविजुअल क्वेश्चन अपने आप में बहुत लंबे होते। ठीक है, चलो एक और देख लो पहले, रुको। एक और फॉर्मेट कितना भी हो सकता है इसमें, मतलब राइट लेफ्ट करके जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हो बना लो। जैसे मान लो ऐसा है, मान लो इसको वेलोसिटी दिया v1 इधर और इसको वेलोसिटी दिया v2 इधर, तो कंप्रेशन ही होगा, है ना? बोलो। कंप्रेशन होगा। हाँ सर। तो इस केस में मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू ये हो जाएगी। तो किसी तरह का भी कॉम्बिनेशन दे दे दोनों की वेलोसिटी को, अगर हम इसको इस सिंगल मास सिस्टम में कन्वर्ट कर दें तो लाइफ आसान हो जाती है। तो सिंगल मास सिस्टम में कन्वर्ट करने का मतलब है कि दोनों मास को एक सिंगल रिड्यूस मास इतना ले लो, और उन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको v नॉट ले लो, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, है ना? इस फॉर्मूले में तो मास को मुझे रिड्यूस मास से कन्वर्ट करना से रिप्लेस करना है, और वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी से रिप्लेस करना है। फिर ये सिंगल ब्लॉक का क्वेश्चन हो गया, सॉल्व करना आसान है। ये चारों एग्जांपल वही है। आया समझ में? यस सर। तो ये शॉर्टकट जल्दी से कॉपी करो चारों एग्जांपल के साथ। इसको कॉपी कर लो, और जैसे जैसे हो जाए कॉपी किया हुआ लीव कर सकते हो। सर वो एक्स मैक्स एक्सटेंशन मैक्स कंप्रेशन में जो लिखा ना सर, वी रिलेटिव, वो म्यू सर क्या है? वो मास का है ना वो? म्यू रिड्यूस्ड मास, ऊपर में हाँ, देखो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। रिड्यूस्ड मास का अगर एक हम फॉर्मूला बोल दें कि ऐसा कुछ होता है, तो टू मास सिस्टम को सिंगल मास सिस्टम में कन्वर्ट कर पाएंगे। हाँ सर। सिंगल हाँ, मास सिस्टम में कन्वर्ट कर लिए तो आंसर लिखना आसान है, v अंडर रूट म्यू बाई के। ओके सर, हाँ सर, ठीक है। तो इसलिए ये शॉर्टकट है। अदरवाइज वो जो मेन मेथड था सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वाला, उस तरह से सॉल्व करेंगे, है ना? हाँ सर, ठीक है सर, समझा बस।